Hey everyone, good morning. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. इस सेशन में जो कि नंबर 2 है लेक्चर डीबीएमएस का, आज हम बात करेंगे डीबीएमएस के आर्किटेक्चर के बारे में, डीबीएमएस की इंपॉर्टेंस के बारे में और कुछ ऐसी छोटी छोटी टर्म्स के बारे में जो डेटाबेस मैनेजमेंट को या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सीखने में हमें काम आएगी। जैसे कि अलग अलग एब्स्ट्रैक्शन रहते हैं डेटा के, वो क्या होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं 2 टियर 3 टियर, वो क्या होते हैं। अगर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखा जाए तो उसमें 2 अलग अलग पार्ट होते हैं, वो क्या है, क्यों है, हर किसी का यूटिलिटी क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, उसके अलग अलग टाइप के यूजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं। ये सारी बेसिक छोटी छोटी चीजें आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज विश्वदीप गोठी, वर्किंग एज अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल एंड एज अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और ये रहा मेरा प्रोफाइल, ये रही मेरी रैंक्स गेट कंप्यूटर साइंस में, मास्टर्स इन डेटा साइंस ऑल्सो, ताकि मैं ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी सीख पाऊं और करंट में जो हो रहा है सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में उसे समझ पाऊं। मुझे 15+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और कोशिश करता हूं इस एक्सपीरियंस को पूरा आप तक लेके आऊं ताकि स्टूडेंट कम्युनिटी का भला हो पाए, आप लोगों का करियर बन पाए। जरूरी है, बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है करियर, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने करियर को लेके अपने होम टाउन को छोड़ के और दूसरी सिटी में शिफ्ट होते हैं, अपने कॉलेज को लेके या फिर अपनी जॉब को लेके, कंट्री छोड़ देते हैं, अपना घर का कंफर्ट छोड़ के और कहीं और रहना शुरू कर देते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहने छोड़ के और दूसरी जगह चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है करियर। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको उतनी रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। हमारे दिन का जितना भी थिंकिंग प्रोसेस है उसमें से काफी टाइम उसमें जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, करियर को लेके जितना भी आप सोचते हैं थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाएं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब अगर आप करियर बना पाएंगे, अपना सही तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे, तो आप फिर वहां से ऊपर जाएंगे। अगर लो लेवल से स्टार्ट करेंगे तो फिर ऊपर तक जाने में बहुत स्ट्रगल और बहुत मुश्किल है। रादर देन दैट कि अभी 2 साल अच्छे से, 3 साल अच्छे से स्ट्रगल कर लिया जाए ताकि आगे जाके हमें स्ट्रगल ना करना पड़े। इस करियर में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको गेट की तैयारी करनी है, क्योंकि आपका करियर जो है वो एकदम ऊंचाइयों से स्टार्ट होगा अगर आपने गेट अच्छे से क्रैक किया और अगर अच्छी जगह पे आपको डायरेक्ट जॉब मिल गई, या फिर आप मास्टर्स करने जाते हैं आईआईटी आईएससी में, तो वहां उस पर्टिकुलर चीज के लिए, गेट के लिए आपका प्रिपरेशन जो है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए लिमिटेड टाइम में, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना भी है यार। कॉलेज अटेंड करना है, आपकी जॉब भी, अगर जॉब है तो जॉब वो करना है, नई स्किल्स सीखना है, अपना पर्सनल टाइम भी देना है, प्लस साथ में गेट की प्रिपरेशन भी करना है। 12-13 सब्जेक्ट्स एक साथ, वो भी इस लेवल पे पढ़ना ताकि गेट के आईआईटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, बहुत मुश्किल है बॉस। और उस मुश्किल को आसान करना है तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप गाइडेड प्रिपरेशन करने जाते हैं। गाइडेड प्रिपरेशन में आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, इंटरैक्टिव होती हैं वो क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं, वीकली टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेस मिलते हैं, ताकि आपको अपने से कुछ सोचना ना पड़े कि कोर्स को कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े, कौन से सीक्वेंस में पढ़े। एक्सेस मिलेगा आपको टॉप एजुकेटर्स के सारे लेक्चर्स का, सारी अलग अलग बैचेस का। अगर आप इसके अलावा और ज्यादा पर्सनलाइज प्रिपरेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमको सोचने का बिल्कुल भी नहीं है, हमारे साथ एक एक्सपर्ट रहे, वो हमारे लिए थिंकिंग टैंक का काम करे और हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करें, तो फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। यहां पे आपको प्लस के बेनिफिट्स मिलेंगे और मिलेगा एक पर्सनल कोच। पर्सनल कोच वो एक्सपर्ट हैं जो हम अनअकैडमी देंगे आपको, जो कि ऑलरेडी गेट क्रैक कर चुके हैं बहुत अच्छी रैंक के साथ में, और वो आपको बताएंगे कि कैसे आप प्रिपरेशन करोगे। आपके अपने कैरेक्टर के हिसाब से, आपने अपनी पर्सनालिटी और अपनी लाइकिंग के हिसाब से कौन सा कोर्स आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग होगा, कौन सा कम स्कोरिंग होगा, कहां से आप ज्यादा मार्क एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, किस तरह ज्यादा आपको मेहनत करनी है, आपका डेली टू डेली रूटीन के हिसाब से आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, इसके अलावा आपका परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो सकता है, आपके टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। और आपको अगर डाउट आते हैं तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड एजुकेटर भी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, चाहे वो प्लस का हो या आइकॉनिक हो, आप वेरियस ड्यूरेशन में उसको ले सकते हैं। कोई भी एक ड्यूरेशन जो आपको ठीक लगता है, आपको सूट करता है, वो लीजिए, क्लिक कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप 3rd ईयर में अटेम्प्ट करना चाहते हैं गेट और आप सोच रहे हैं कि पहले हम
सेल्फ पढ़ेंगे, उसके बाद अगले साल सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो मैं उल्टा बोलता हूं कि अगर आप रियली चाहते हो तो पहले सेल्फ प्रिपेयर करो, नहीं पहले आप गाइडेड प्रिपेयर करो, क्योंकि जितनी मेहनत आप सेल्फ प्रिपेयर में करोगे उतनी ही अगर इधर कर दिए तो आपको डबल लर्निंग हो जाएगी, और उस डबल लर्निंग का अगले साल बहुत ज्यादा फायदा होगा। कम मेहनत में भी आपके पास अच्छी रैंक आ सकती है नेक्स्ट ईयर। आप पहली बार उतनी मेहनत करोगे, आधी अधूरी सी चीजें सीखोगे, और सेकेंड टाइम वही सेम मेहनत उतना ही टाइम मेहनत करके और उतनी रैंक लेके आओगे। इससे बेटर है कि मेहनत को अगले साल कम कर दो, ताकि नेक्स्ट ईयर हम प्रोजेक्ट्स में, अदर स्किल डेवलपमेंट में हमारा टाइम दे पाए। सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज करिएगा VDEEP10, ताकि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिले, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिले, मेरी टीम के साथ कनेक्ट होने का मौका मिले। ये कोड जो है एक ब्रिज का काम करेगा आपकी मेहनत और मेरी टीम की मेहनत के बीच में, ताकि दोनों मिलके और आपका करियर बना पाए, आपको सक्सेसफुल बना पाए। कुछ बैचेस भी हैं जो टॉप एजुकेटर आप देख सकते हैं, ये टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे उन बैचेस में। गेट 23 के लिए लक्ष्य बैच और प्रगति बैच फॉर गेट 24 बैच। ये देखिए सारे स्टूडेंट्स जो हमारे अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट रहे हैं लास्ट ईयर, इन्होंने ये रैंक निकाली है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यूज करेंगे कोड VDEEP10। ओके, आई एम able to see here lot of students live here। तो आप सब लोग पहले अपनी प्रेजेंस मार्क करा दीजिए यहां पे कि आप लोग सब लाइव हैं या नहीं। यस, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, और बता दीजिए कि आप लोग रेडी है या नहीं। कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, एक छोटी सी रीजन की वजह से, एक टेक्निकल इशू की वजह से मैं लाइव नहीं जा पा रहा था। आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको 5:30 क्लास स्टार्ट कर पाऊं, बट नहीं हो पाया। इसीलिए आपका नुकसान ना हो, इसलिए मैंने आज सुबह क्लास रखी, ताकि आपका कल का सेशन आज कंपनसेट हो जाए, और आज शाम में भी 5:30 सेशन में आपको आज तक का जितना भी हमारा प्लान्ड सेशन है वो हो पाए। तो 5:30 PM जो सेशन है हमारा, हम स्टार्ट करेंगे डिजाइनिंग DBMS के बारे में, कि DBMS की डिजाइनिंग कैसे होती है, क्यों होती है, क्या क्या स्टेप्स लगती हैं, और उस डिजाइनिंग में हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। ये सब आज 5:30 PM सेशन में रहेगा। और 12:30 PM पे एक छोटा सा सेशन है जिसमें मैं अनाउंस करने वाला हूं एक नया कोर्स बाय अ लेजेंड एजुकेटर। जी हां, वो एजुकेटर ने आज तक यहां पे कोई भी कोर्स नहीं लिया है, बहुत लेजेंड एजुकेटर हैं वो, और वो आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे लाइव लेक्चर लेके आने वाले हैं, वो भी फ्री में। कौन सा होगा कोर्स हम बताएंगे, टाइमिंग एटसेट्रा एटसेट्रा मैं आप लोगों को उसमें बताऊंगा। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टार्ट किया था DBMS क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था वाई DBMS क्यों, हम नॉर्मल फाइल सिस्टम के थ्रू या नॉर्मल फाइल्स में डेटा स्टोर करके और उन फाइल्स पे प्रोग्राम लिख के, और क्यों नहीं ये डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, क्यों नहीं डेटा को मैनेज करके और उनसे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो। तो वो रीजन आज हम देखने वाले हैं कि क्या ऐसी डिसएडवांटेजेस हैं किसमें, फाइल सिस्टम में, कि ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हम फाइल्स को यूज ना करें डेटा को स्टोर करने के लिए, रादर वी विल यूज अ पर्टिकुलर कंप्लीट टूल, डेडिकेटेड टूल DBMS। तो पहला प्रॉब्लम है डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी का। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टार्ट करवाया था कि अगर बाय चांस आप जो हैं आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने की सोची, आपके पास ऑलरेडी, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं ये एग्जांपल, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा, मैंने कहा था कि आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी इन्वेंट्री है एक बहुत बड़े वेयर हाउस में, आपके किसी एक सिटी में, आपके पास ढेर सारे क्लॉथिंग मटेरियल्स हैं, क्लॉथ्स हैं एक्चुअली, है ना, रेडीमेड क्लॉथ्स हैं आपके पास ऑलरेडी, ढेर सारे अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग टाइप के। आपको बस चाहना है कि उसका एक वेबसाइट बने और वो कस्टमर्स तक पहुंचे। उस वेबसाइट के लिए आप मेरे पास आते हैं कि सर आप प्लीज वेबसाइट बना दीजिए। मैं आप लोगों को उस वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले सजेस्ट करता हूं कि ये जो आपके पास इन्वेंट्री है, इसका डेटा तो हमें स्टोर करना पड़ेगा ना कहीं, ताकि उस डेटा को फेच करके और हम वेबसाइट पे डिस्प्ले करा पाए। तो फिर उस डेटा को स्टोर कराने के लिए आपने बोला हाँ सर एक्सेल शीट में हम एंट्री करवा देते हैं, आप बताओ 10 दिन में एंट्री हो जाएंगे सारे आइटम्स की। अब एक्सेल शीट्स में या किसी फाइल में अगर आपने एंट्री करवाई तो हो सकता है लेटर ऑन जब आपके मल्टीपल शीट्स बनेंगे तो एक टाइप की इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा जगह पे प्रेजेंट हो। अगर एक टाइप की इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा जगह पे प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं हम रिडंडेंसी। रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है किसमें, फाइल्स में। क्यों? क्योंकि हर एक फाइल इंडिपेंडेंट है
और कोई टॉप पे ऐसा कोई मैनेजर नहीं बैठा है, प्रोग्राम मैनेजर, कि वो देख पाए कि ये दो इंफॉर्मेशन, एक ही इंफॉर्मेशन दो अलग अलग जगह पे बैठी हुई है, रखी हुई है। आपने एज मैन्युअली तो काम किया है। अगर मैं अभी ऑपरेटर हूं, मुझे पता है कि एक टाइप की इंफॉर्मेशन मैंने यहां भी रखी, इस फाइल में भी रखी, ठीक है। बट लेटर ऑन अगर कोई दूसरा उस पर्टिकुलर फाइल को मैनेज करने गया, मैंने कहा कि चलो यार इस इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर दो, पहले इस पर्टिकुलर शर्ट की कीमत जो थी वो 2000 रुपीज थी, अब आप इसकी कीमत 1800 रुपीज कर दो। अगर जो नया ऑपरेटर है उसने एक जगह चेंज कर दिया, दूसरी जगह चेंज नहीं हो पाया, तो क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन दो जगह पे रखी हुई है, उसकी वजह से पता है प्रॉब्लम क्या आएगी, इनकंसिस्टेंसी की। अच्छा, अब आप बोल रहे हो कि सर ऐसा फाइल में हो सकता है, जी हां, तो क्या डीबीएमएस में नहीं हो सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा खासियत क्या है पता है? यहां पे एक मैनेजर बैठा होता है, इस मैनेजर को पता है कि एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन अगर मल्टीपल जगह पे है तो वो कहां कहां पे है। तो जब भी आप किसी एक इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए जाओगे तो ये मैनेजर सारी जगह पे अपडेट करा देगा, if it is present on more than one locations। if तो रिडंडेंसी वहां भी पॉसिबल है कि एक इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा जगह पे है, बट रिडंडेंसी जबरदस्ती नहीं होती, ठीक है, या मिस्टेक की वजह से नहीं होती। वहां रिडंडेंसी होती है किसी ना किसी अच्छे सॉल्यूशन अप्रोच के लिए। तो अगर आपने एक जगह पे अपडेशन कराने की कोशिश की तो सारी जगह पे अपडेट हो जाता है। सर क्लास टाइमिंग चेंज नहीं, बेटा क्लास टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, कल शाम की क्लास हो नहीं पाई थी, मुझे लगा कि आपका नुकसान ना हो ज्यादा, इसलिए मैंने एक क्लास सुबह रख दी, कल की रिशेड्यूल करके 5:30 PM भी आज क्लास है, ठीक है। तो क्या बात क्या है कि बैकग्राउंड में अगर आप कोई भी ऐसी फाइल में डेटा रखते हैं जहां पे मल्टीपल जगह पे एक ही इंफॉर्मेशन रखी है, मल्टीपल फाइल्स में एक इंफॉर्मेशन रखी हुई है, तो उसे बोलेंगे कि इंफॉर्मेशन रिडंडेंट है, कि एक जगह रखी हुई है दूसरी जगह पे रखी हुई है। अगर कहीं अपडेशन में एक जगह आपने अपडेट कर दिया, दूसरी जगह नहीं कर पाए आप, तो यहां पे इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी कि आपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन दो अलग अलग फाइल्स में रखी, एक जगह एक फाइल में उसका एड्रेस चेंज कर दिया, दूसरे फाइल पे नहीं कर पाए, तो इसका पुराना एड्रेस यहां पे, नया एड्रेस यहां पे, कोई नया ऑपरेटर आया देखेगा कि कौन सा एड्रेस सही है, क्या पता। एंड दैट्स मेक अनदर बिग प्रॉब्लम ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ये किसमें है? फाइल्स में होती है, क्योंकि फाइल्स में एक इंफॉर्मेशन अगर मल्टीपल जगह पे रखी हुई है तो कोई ऐसा सिंगल मैनेजर नहीं होगा जिसको पता है कि ये इंफॉर्मेशन यहां रखी हुई है। सेकेंड प्रॉब्लम आएगी डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा। जैसे कि आपने अपने फाइल्स में डेटा रख दिया, उन डेटा को एक्सेस करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिख दिए, है ना, लिख दिए, ठीक है। अब एक लेडी जो है उस वेबसाइट को एक्सेस करती है और वो लेडी एक्सेस करने की कोशिश करती है ब्लैक शर्ट। अब ब्लैक शर्ट जो है, अगर उसने फीमेल सिलेक्ट किया हुआ है तो सिर्फ फीमेल की ही शर्ट दिखेंगी, या फिर मेल शर्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो मेल की शर्ट दिखेंगी, दोनों एक साथ नहीं दिख सकती, दोनों एक साथ बाई चांस नहीं दिख पा रही हैं। अब कुछ ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं जो मेल फीमेल जो दोनों के ही टी शर्ट्स पहन लेती हैं, इट्स अ रेगुलर थिंग, उसके उस पर्टिकुलर केस में नहीं जाते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ सिनारियो कि एक पर्टिकुलर फाइल में ढेर सारे शर्ट्स या टी शर्ट्स की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, यहां पे मेल की, यहां पे फीमेल की, और सारे शर्ट्स टी शर्ट्स की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, ब्लैक टी शर्ट की इंफॉर्मेशन मेल फीमेल की रखी हुई है, दो अलग अलग फाइल में। अब प्रोग्रामर ने यह सोचा कि अगर कोई बंदा आता है उसको ब्लैक टी शर्ट या कोई भी टी शर्ट चाहिए तो वो यहां पे टी शर्ट एक्सेस कर सकता है, अगर कोई फीमेल आती है तो अपनी फीमेल की टी शर्ट एक्सेस कर सकती है। बट एक फीमेल ऐसा बोलती है कि मुझे टी शर्ट तो चाहिए पर दोनों की एक साथ चाहिए, वो भी ब्लैक कलर में चाहिए। अब ऐसी रिक्वायरमेंट के लिए पहले प्रोग्रामर ने सोचा नहीं था कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब इस रिक्वायरमेंट के लिए प्रोग्रामर को नया प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि दोनों फाइल को एक्सेस किया जाए, वहां से टी शर्ट्स की इंफॉर्मेशन ली जाए, कलर फिल्टर किया जाए और दी जाए। अब प्रोग्रामर ने नया प्रोग्राम बना दिया, बाद में एक नया कोई कैंडिडेट या नया कोई कस्टमर आता है और उसकी एक और नई रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे मेल फीमेल दोनों की कंबाइंड ब्लैक टी शर्ट चाहिए, इसी स्पेसिफिक ब्रांड की चाहिए और इस स्पेसिफिक साइज में चाहिए। तो ये जो अलग अलग टाइप की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हर एक रिक्वायरमेंट के लिए अगर बाय चांस एक
यूजर ने या एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर ने प्रोग्राम नहीं लिखे हैं तो हर एक के लिए ऐसे प्रोग्राम लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली दो अलग अलग फाइल से इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा हैपेंस इन द फाइल्स। कोई बात नहीं बेटा, इट्स फाइन, टोटली फाइन। तो प्रॉब्लम क्या है कि फाइल्स में से कोई स्पेसिफिक टाइप का डेटा अगर एक्सेस करना है तो हर एक के लिए एक एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, बड़ा बड़ा। और वो प्रोग्राम थोड़ा ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं होता है। प्रोग्राम फाइल्स में से अगर आपको कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो वो इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मैंने भी की है, C++ में की है, सी में की है, मैंने इनफैक्ट पाइथन में भी किया है। इट्स नॉट सो इजी इनिशियली। ठीक है, डेटाबेस में आसान होता है, एक छोटी सी क्वेरी लिखनी होती है, काम खत्म। अगर आप लोगों ने बाई चांस कभी डेटाबेस पढ़ा है तो उसमें आपको बस एक क्वेरी लिखनी होती है और आपको डेटा जो भी है एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जिस टाइप का भी चाहिए। तीसरा प्रॉब्लम है डेटा आइसोलेशन। चलिए, डेटा आइसोलेशन का मतलब पता है किसी को क्या होता है? डेटा आइसोलेशन यहां पे, अगर आप एक सॉफ्टवेयर बहुत टाइम से यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि अलग अलग जो फाइल्स बनी है बैकग्राउंड में उस सॉफ्टवेयर के, वो फाइल्स के टाइप अलग अलग हो। पहले आपने एक्सेल शीट बनाई, वो एक्सेल टाइप की थी, वापस से नई एक्सेल शीट्स बनाई तो वो एक्सएलएस एक्स की हो गई, मतलब नए वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हो गई। हो सकता है एक और कुछ नई इंफॉर्मेशन आ रही है कस्टमर साइड से और वो इंफॉर्मेशन आपके वर्ड फाइल में आ जाए, है ना। एक कोई फाइल जो है वो CSV फॉर्मेट में आ जाए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का एक फाइल होता है, अगर आपने बाई चांस सुना है CSV फाइल तो हो सकता है कि फाइल सिस्टम में जब अलग अलग फाइल्स आप बनाते हैं तो अलग अलग फाइल्स जो बनी है वो अलग अलग टाइप की हों। तो अगर फाइल्स अलग अलग टाइप की हैं और आपका डेटा अलग अलग टाइप की फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करना और कोई एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा यूजर तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। फाइल्स में यह प्रॉब्लम आ सकती है। देन वी हैव इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम का मतलब है कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना। अब ये कंस्ट्रेंट्स है क्या? देखो, आपने कभी बैंक में बाय चांस एटीएम में आप अपना कार्ड डालते हैं, एटीएम मशीन में पिन एंटर करते हैं, आप विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं, विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से 5,000 रुपीज, अज्यूमिंग कि आपके अकाउंट में सिर्फ 4,000 रुपीज है, तो क्या वो विड्रॉल अलाउ होगा? नहीं होगा, नहीं होता है वो विड्रॉल। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट पे एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि अमाउंट की वैल्यू अगर विड्रॉल के बाद में 0 से कम हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो ये विड्रॉल मुमकिन नहीं हो पाएगा। अब ये क्या है? कंस्ट्रेंट लगाया आपने, है ना। ये कंस्ट्रेंट आप कहां लगाते हो? वैल्यू में। वैल्यू कहां स्टोर्ड है? आपके डेटाबेस में। अब अगर डेटाबेस जो है नहीं है, बाय चांस डेटा जो वैल्यू है आपके अकाउंट की वो इंफॉर्मेशन रखी हुई है बैंक के बैकग्राउंड में एक पर्टिकुलर फाइल में, तो अगर फाइल सिस्टम में आपने ऐसी इंफॉर्मेशन रखी हुई है तो ऐसे कंस्ट्रेंट्स लगाना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे ढेर सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, लाइक फोन नंबर। फोन नंबर जब आप स्टोर करने जाएंगे तो वो नंबर ही रहेगा, 10 डिजिट का होगा, है ना। और भी ऐसे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, लाइक कि अगर आपके पास एक लोन अकाउंट है, उस लोन अकाउंट में जब आप विड्रॉल करने के लिए जाएंगे मनी, कि आपको लोन चाहिए और ज्यादा, लोन सैंक्शनड है आपके पास ऑलरेडी, तो वहां से आप जब डिमांड करेंगे तो डिमांड जो है आपके सैंक्शनड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि बैंक ने बोला आप 2 लाख का लोन ले सकते हो, आप बोलते मुझे नहीं, 2.5 लाख का ही मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे को 2.5 लाख दो, वो नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, वो नहीं हो सकता। तो ऐसे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये कंस्ट्रेंट्स लगाना आसान नहीं है। किसमें? फाइल्स में अगर डेटा स्टोर्ड है तो मल्टीपल टाइप के ऐसे कंस्ट्रेंट्स होंगे। हम जब आगे बढ़ेंगे, जब डीबीएमएस को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, एसक्यूएल सीखेंगे, जब हम आरडीबीएमएस जो रिलेशनल डेटाबेस है वो सीखेंगे, तो वहां पे इन कंस्ट्रेंट्स के बारे में और देखेंगे। एक हमारे पास फॉरेन की कंस्ट्रेंट आता है, अगर आपने बाई चांस नाम सुना है तो, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, वो भी कंस्ट्रेंट लगाना इतना आसान नहीं होता फाइल्स में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में
बहुत बहुत आसान है ये कंस्ट्रेंट्स लगाना और उनको अप्लाई करना। फिर आती है एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी क्या बोलता है? एटॉमिसिटी बोलता है कि ये प्रॉब्लम जो है किसी ट्रांजैक्शन में हो सकती है। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, कोई डेटा वैल्यू में चेंजेस हुए और अगर वो परमानेंट नहीं हो पाए तो क्या हमारा सिस्टम ने जो आधे अधूरे चेंजेस किए हैं वो चेंजेस ऐसे ही रह जाएंगे, इनकंसिस्टेंट रह जाएंगे? नहीं। एक एग्जाम्पल जो आपको सबको बहुत अच्छे से पता है, एक एग्जाम्पल जो है वो सबसे आसानी से समझ में आता है। देखो क्या है एटॉमिसिटी का, कि सपोज आपके पास एक बैंक अकाउंट है ए जिसमें ऑलरेडी 5000 रुपीज है, बैंक अकाउंट बी है जिसमें 2000 रुपीज है, और हम चाहते हैं एक ट्रांजेक्शन करना कि यहां से विड्रॉल करके, ट्रांसफर करके या यहां से डेबिट करके 2000 रुपीज को हम यहां बी में क्रेडिट करना चाहते हैं। ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ डेटाबेस की वैल्यू पे और वो जो वैल्यू है वो वैल्यू यहां से कट हो गई, तो यहां पे डेबिट करने के बाद बचा 3000 रुपीज, बट सपोज फेलियर आ गया। ये डेबिट तो हो गया बट ट्रांजैक्शन फेल हो गया। देखो फेलियर जो है कंप्यूटर साइंस में बहुत नॉर्मल सी चीज है। जब सॉफ्टवेयर्स यूज में आते हैं, तब जब सॉफ्टवेयर्स आते हैं ना, तब फेलियर आ जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर सॉफ्टवेयर्स में फेलियर आते हैं और बाई चांस ये जो सिस्टम था फेल हो गया, किसी न किसी रीजन से ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो ट्रांजैक्शन अगर फेल हो गया तो यहां से अकाउंट में से पैसे कट गए और यहां पे डेबिट डेबिट तो यहां से हो गए बट यहां क्रेडिट नहीं हो पाए, तो अब क्या होगा? बस इतना ही, आपके पैसे लॉस्ट हो गए? नहीं होना चाहिए ना, नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए? यहां पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ये कर सके, एक पर्टिकुलर एटॉमिसिटी अप्लाई कर सके। एटॉमिसिटी का मतलब है कि अगर पूरा ऑपरेशन खत्म हुआ है तो जो खत्म होने के बाद वैल्यूज होनी चाहिए वो रहे, या फिर अगर बीच में कहीं अटक गया है तो हम हमारे सिस्टम को उस स्टेट में लेके जाएं, उन वैल्यूज पे लेके जाएं जहां पे हम कह सकें कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं था। मतलब रोल बैक करो इस वैल्यू को वापस से किस पर्टिकुलर वैल्यू पे? प्रीवियस वैल्यू पे। बट ये इस चीज को बोलते हैं एटॉमिसिटी, और ये एटॉमिसिटी फाइल सिस्टम में ऑटोमेटिकली नहीं आ पाएगी और ना ही इतने आसानी से आ पाएगी। तो एक सिंपल सी चीज है यहां पे, वो ये है सीखने की कि एटॉमिसिटी सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है। जैसे कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है एक्चुअली भी, आप कभी शायद ऑब्जर्व किए नहीं किए, आज से 10-12 साल पहले तो बहुत प्रॉब्लम आया करती थी जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते थे। एक दिन मेरे साथ हुआ कि मुझे एक शर्ट बहुत पसंद आया। उस शर्ट की जो कीमत थी कुछ जो भी लेट्स से 1000 रुपीज थी, मैंने उसके लिए पेमेंट करने की कोशिश की शर्ट की, तो मैं आगे गया तो वो पेमेंट फेल हो गया किसी रीजन से। अब मेरा पेमेंट फेल हो गया, ठीक है, पर इन्होंने क्या किया, जैसे ही मैं पेमेंट पेज पे गया तो इन्होंने इसकी अवेलेबिलिटी 0 कर दी अपनी वेबसाइट पे कि भैया ये शर्ट तो बिक गया। अब थोड़ी देर बाद मैं वापस उस शर्ट को परचेस करने की कोशिश करता हूं तो मेरे को शर्ट की क्वांटिटी 0 दिखती है। क्यों? क्योंकि मैंने जब अपडेट कर दिया यहां पे कि मेरे शर्ट का जो पेमेंट फेलियर हो गया मेरी बैंक की वजह से, उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इस शर्ट को लॉक कर दिया और इस शर्ट की जो नंबर थी अब उनके पास अवेलेबिलिटी 1 से लेके 0 हो गई। अब इसको उन्होंने क्या किया, रिवर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पेमेंट फेल होने के बावजूद, उनका ऑपरेशन पूरा होने के नहीं होने के बावजूद भी ये वैल्यू जो है वो वापस से रिस्टोर नहीं हो पाई। तो ये भी एटॉमिसिटी का प्रॉब्लम है डेटाबेस में एटॉमिसिटी, ट्रांजैक्शंस में एटॉमिसिटी जो है वो आसानी से इंप्लीमेंट हो जाती है, बट यहां फाइल सिस्टम में नहीं हो पाई। अगली प्रॉब्लम है कॉन्करेंट एक्सेस अनोमलीज। कॉन्करेंट एक्सेस अनोमली क्या होता है? अगर आप लोग ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इस चीज को बोलते हैं हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कि अगर कोई एक डेटा वैल्यू पे एक कोई प्रोसेस ने स्टार्ट कर दिया है ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो जब तक इसका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा इस पे, तब तक दूसरा प्रोसेस इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। अगर दोनों ने एक साथ एक्सेस कर लिया तो फिर इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा सिस्टम के एग्जीक्यूशन का। और ये होता है, यही होता है कि कॉन्करेंटली अगर दो प्रोसेसेस एक डेटा वैल्यू को एक साथ एक्सेस कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। और वो प्रॉब्लम क्या होती है कि इनकंसिस्टेंट रिजल्ट रहता है सिस्टम का। ठीक है, तो यहां देखते हैं कॉन्करेंट एक्सेस अनोमली क्या होती है। सपोज एक कोई शर्ट है
जो शर्ट की कीमत है 2000 रुपीज और उसकी एक ही क्वांटिटी है ना, दो अलग अलग सिटी से एक पर्सन दिल्ली से इस शर्ट को देखता है और उसे बड़ा अच्छा लगता है कि ये शर्ट तो लेनी ही पड़ेगी बॉस। एक पर्सन बैंगलोर से है और उसने भी इस शर्ट को एक्सेस करने की कोशिश की, बड़ा अच्छा लगा, दोनों ने एक साथ में रीड किया, एक एक क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है, दोनों आगे बढ़ गए, दोनों का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम ने इस शर्ट की सिंगल क्वांटिटी को दोनों जगह पे एक्सेस दे दी। तो अगर दोनों आगे बढ़ गए और दोनों का पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया, अब बैकग्राउंड में जब आपका स्टोर मैनेजर या जहां पे भी आपकी इन्वेंट्री रखी हुई है वहां पे बंदा जाएगा, यार दो ऑर्डर आए हैं इस शर्ट के, देखें शर्ट तो एक ही है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? पता है ये प्रॉब्लम क्यों आई? प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि दो लोगों ने एक ही शर्ट को एक साथ एक्सेस किया और उस पर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर दिया। ऐसा आपके बैंक अकाउंट के लिए भी हो सकता है कि आप एक बिजनेस पर्सन हो, आपके बैंक अकाउंट में अभी 20,000 रुपीज है, एक पर्सन है दिल्ली से जो आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपीज का डिपॉजिट करना चाहता है क्योंकि आपने उसको कुछ तो प्रोडक्ट बेचा है, दूसरा पर्सन है वो भी 5,000 रुपीज डिपॉजिट करना चाहता है, दोनों अगर 5,000 देंगे तो आपके पास 30,000 आ जाने चाहिए। बट होगा क्या अगर दोनों ने एक साथ ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, यहां पे बैंक में बैठा हुआ आदमी और यहां पे बैंक में बैठा हुआ जो ऑफिसर है, दोनों ऑफिसर्स ने इस पर्टिकुलर वैल्यू को आपके डेटा सिस्टम से एक साथ रीड करने की कोशिश की, क्योंकि वैल्यूज फाइल्स में स्टोर्ड हैं, फाइल्स ने दोनों को कॉन्करेंट एक्सेस दे दिया। अब दोनों ने 20,000 रीड किया लोकल मशीन पे और उसको ऐड करने की कोशिश की 5,000, तो ये हो जाएगा 25,000 यहां पे, ये हो जाएगा 25,000 यहां पे, और फिर ये 25,000 रीड राइट करने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास 25,000 ही रहेंगे। नुकसान हो गया सर, नुकसान हो गया 5,000 रुपए का। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर एक वैल्यू पे कॉन्करेंटली दो अलग अलग प्रोसेसेस ने एक साथ एक्सेस कर लिया आपके डेटा सिस्टम से, तो हो सकता है कि उनके अपडेशंस में इनकंसिस्टेंसी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए। ये फाइल सिस्टम में बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक केस है, बहुत बार होता है, बट डेटाबेस में इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। तो फाइल सिस्टम में कॉन्करेंट एक्सेस की भी अनॉमली मींस प्रॉब्लम हो सकती है। अनॉमली वर्ड का मतलब ही होता है प्रॉब्लम। फिर आता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। सिक्योरिटी प्रॉब्लम मतलब जो फाइल में डेटा है वो उतना सिक्योर्ड नहीं रहता। क्यों? हो सकता है फाइल का डेटा विजिबल हो जाए, हो सकता है एक ऐसे पर्सन को वो फाइल का डेटा विजिबल हो जाए जिसको वो नहीं देखना चाहिए, है ना। अब जैसे कि एक पर्सन है स्टोर मैनेजर, उसको क्या मतलब है कि स्टोर के ओनर को कितना इनकम आया, उसको क्या मतलब है कि ये जो ओनर है अलग अलग एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देता है। वो तो सिर्फ एक स्टोर को मैनेज कर रहा है, इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है। बट फाइल सिस्टम में हो सकता है ऐसा कि एक पर्टिकुलर फाइल का एक्सेस या सारी फाइल का एक्सेस सारे यूजर को मिल जाए। तो प्रॉब्लम तो यही है ना। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट को देखो, जब आप लॉग इन करते हो अपने बैंक अकाउंट पे एटीएम मशीन के थ्रू, या फिर अपने एटीएम कार्ड पे एटीएम मशीन के थ्रू लॉग इन करते हो, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू लॉग इन करते हो, तो आपको सिर्फ अपने ही अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिलती है कि अपने अकाउंट में कितना अमाउंट ऑफ मनी है। आप लास्ट 10 ट्रांजेक्शन 20 ट्रांजेक्शन का रिसीट भी ले सकते हैं कि लास्ट 10 ट्रांजेक्शन क्या हुए हैं अपने अकाउंट में, बस। बट क्या उस अकाउंट में या उस बैंक ब्रांच में मल्टीपल अकाउंट्स हैं दूसरे लोगों के, तो दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन आपको दिखती है? नहीं। ये सिक्योरिटी सॉल्यूशन है, प्रोटेक्शन सॉल्यूशन है। दूसरे लोगों का अमाउंट आपको नहीं दिखेगा, नहीं दिखना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन कैसे लगेगा? डेटाबेस में लग सकता है, फाइल्स में मुश्किल है। एक और प्रॉब्लम है, फाइल सिस्टम में स्टोर होती है एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम में। अगर फाइल सिस्टम से किसी ने जाके और उस फाइल को ऐसे ही खोल लिया बिना एप्लीकेशन के, तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी। कोई आपका फ्रेंड आया या कोई ऐसे ही बच्चा आया, उसने देखा गेम खेलना है, पापा का कंप्यूटर है, आपके अंकल का कंप्यूटर है, किसी का भी कंप्यूटर है, ऑन किया, उसने देखा अरे यार हार्ड डिस्क में जगह नहीं है नए गेम को स्टोर करने के लिए, कुछ फाइल उड़ा दो। सिस्टम बोलता है ये फाइल बहुत दिन से यूज नहीं हुई, इनको उड़ा दो। वो फाइल उसने उड़ा दी, डिलीट कर दी। अब क्या गए? क्योंकि वो सिक्योर्ड नहीं थी। फाइल एक्सेस हो सकती है नॉर्मली, आप माई कंप्यूटर में जाओ, वहां से जहां भी फाइल्स स्टोर्ड है वहां से एक्सेस कर सकते हो।
तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी। हाँ जी, पर डेटाबेस में ना सबसे बड़ी बात यह आती है कि जहां पे डेटा स्टोर्ड होता है वो डेटाबेस का फाइल्स आपको दिखता ही नहीं है। आप उसको अपनी माई कंप्यूटर में जाके और ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम की हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन वहां पे मिल जाता है। यस, रेस कंडीशन बिल्कुल सही समझा था आपने। अब कुछ ऐसे छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हम देखेंगे यहां पे। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स मैंने समझाए जो फाइल सिस्टम में थे, ये फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से ही डेटाबेस जो था वो उतना ज्यादा पॉपुलर बना, और अब इतना ज्यादा यूज होता है डेटाबेस का कि उसके बिना सिस्टम्स जो हैं वो डेफिनेटली काम नहीं कर पाते हैं, है ना। चलो अब आता है कुछ टर्म्स। पहला टर्म आता है इंस्टेंस और दूसरा आता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है मैं बता देता हूं। यहां पे डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, द ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड एज डेटाबेस स्कीमा। डेफिनेशन पढ़ के तो हमको अगर समझ में आ जाता तो सर हम बुक क्यों नहीं पढ़ लेते, आपके पास क्यों पढ़ने आते। डेफिनेटली अगर तुमको समझ में आता तो मेरे को सुनने कौन आता, है ना। मैं समझाता हूं, देखो जब आप डेटाबेस बनाते हो ना, तो डेटाबेस में बनाते हो अलग 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 टेबल्स। मैं बात कर रहा हूं आरडीबीएमएस की, बहुत स्पेसिफिक टाइप का डेटाबेस डिजाइन होता है, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। तो जब उस पर्टिकुलर डेटाबेस में आप बनाते हैं टेबल्स, हर एक छोटी छोटी चीज की एक टेबल, तो एक टेबल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी उसका ओवरऑल डिजाइन जो है उसको बोलते हैं डेटाबेस का स्कीमा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, वही ई कॉमर्स वेबसाइट का ही एग्जांपल ले रहा हूं। ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपने सोचा कि हम पहले एक शर्ट की टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे शर्ट्स की, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ शर्ट्स की इंफॉर्मेशन रखेंगे। अब इन शर्ट्स की इंफॉर्मेशन में आपने क्या किया, सबसे पहले तो उसका एक आईडी होगा जिसको आप क्यूआर कोड या किसी के थ्रू एक्सेस कर पाए। फिर उस एक शर्ट का नाम होता है। अब आप बोलोगे सर शर्ट का कौन सा नाम होता है। आप कभी भी ना एक काम करिएगा, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ओपन करके देखिएगा एक शर्ट को, तो वहां लिखा रहता है ब्लैक कलर्ड चेक्ड टी शर्ट और शर्ट ऐसा ऐसा करके। तो वो जो नाम रहता है ना बड़ा सा, वो नाम बता रहा हूं मैं, ब्लैक कलर्ड चेक्ड टी शर्ट और ब्लैक कलर सॉलिड शर्ट ऐसा करके नाम। फिर उस शर्ट का ब्रांड आएगा कि किस ब्रांड की है वो शर्ट। फिर उसका साइज आएगा कि वो शर्ट का साइज क्या है जो आपके पास रखा हुआ है। हर एक 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 एक, एक शर्ट की एंट्री होगी यहाँ पे, है ना। हो सकता है उसी टाइप के शर्ट की आपके पास मल्टीपल क्वांटिटीज हो, तो कितनी क्वांटिटी है आपके पास उस साइज की बताओ। फिर आपके पास उसका प्राइस आएगा कि वो शर्ट का प्राइस कितना है जो आप जो बेचना चाहते हैं। हो सकता है वो शर्ट का टाइप आ जाए, मतलब टाइप मतलब वो स्लिम, वो पर्टिकुलर शर्ट जो है वो कॉलर शर्ट है कि नहीं है, कॉलर की इंफॉर्मेशन है, फुल फुल स्लीव्स की शर्ट है या नहीं, ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप देंगे सिर्फ और सिर्फ शर्ट के बारे में। उसके बाद ऐसा ही टी शर्ट के बारे में देंगे। टी शर्ट की भी अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी कि वो राउंड नेक है कि कॉलर्ड है टी शर्ट, पोलो टी शर्ट जिसको हम बोलते हैं, है ना। कलर होगा, उसका कलर भी आएगा यहाँ पे भैया, टाइप भी रहेगा चेक्ड वाले टाइप का। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप एक टेबल में रखेंगे, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें दूसरी टेबल में रखेंगे। और जब पूरा डेटाबेस बनेगा तो उस डेटाबेस में ऐसी ढेर सारे छोटे 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 टेबल रहेंगे, है ना। इन टेबल में क्या लिखा हुआ है, इस एक टेबल का नाम है शर्ट। इस टेबल में क्या 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 आपके पास वैल्यूज हैं, किस टाइप की चीजें हैं, आईडी है, शर्ट का नाम है, ब्रांड है, साइज है, ये है वो है। ये जो मैंने डिजाइन डिसाइड की है इसको बोलते हैं स्कीमा। क्या बोलते हैं, स्कीमा। टेबल का डिजाइन, सारे पूरे डेटाबेस का डिजाइन क्या बोलते हैं इसको, स्कीमा। अब इनकी वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। अब एक पर्टिकुलर टाइम पे टेबल में कुछ वैल्यूज होंगी कि इस शर्ट वाली टेबल में है एक आईडी नंबर 1, लेट्स से शर्ट का नाम है ब्लैक प्लेन टी शर्ट और शर्ट, ब्रांड है इसका XYZ, लेट्स से साइज है स्मॉल, मैं स्मॉल पहनता हूं इसलिए स्मॉल लिख दिया, अब मेरे को तुम्हारा नहीं पता। क्वांटिटी इसकी 3 क्वांटिटी है हमारे पास। प्राइस है इसका 1599। इसका टाइप है प्लेन शर्ट है, सॉलिड एंड अलग। ये वैल्यू हो गई। ऐसी थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ वैल्यूज होंगी इस शर्ट वाली टेबल में, फिर टी शर्ट वाली टेबल में, फिर जीन्स वाली टेबल में, फिर ट्राउजर वाली टेबल में। बस इतना ही खत्म, मेंस फैशन खत्म। इतना ही आता है लड़कों के फैशन में, है ना।
है ना? ठीक है, बड़ा आसान सा काम है। जाओ, सामने वाला देखेगा भैया कहाँ साइज, मीडियम साइज, ये 4 टी शर्ट्स हैं, उठा लो एक जो चाहिए आपको, खत्म। इतना झंझट ही नहीं है, राइट? तो देखो यहां पे जो अंदर वैल्यूज लिखी हुई है, ये वैल्यूज ना चेंज होती रहती है। जैसे किसी ने इस शर्ट की एक क्वांटिटी की ऑर्डर प्लेस कर दी तो आपके पास बचेंगी 2, है ना? दूसरी शर्ट जो है, और उन सारी शर्ट्स या टी शर्ट के ऑर्डर आए हैं तो उनकी क्वांटिटी कम हो जाएंगी। हो सकता है एक शर्ट आपके पास खत्म ही हो गया, वो शर्ट बचा ही नहीं है, तो उसका डिलीशन हो जाएगा। हो सकता है आपने नए कुछ आपके इन्वेंट्री में या आपके पर्टिकुलर डेटाबेस में और एंट्रीज की, क्यों? क्योंकि आपके पास नए शर्ट और टी शर्ट का स्टॉक आया तो उसमें इंसर्शन आएंगे, राइट? हो सकता है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के आपने प्राइसेस कम कर दिए, तो वो प्राइसेस जो आपने कम किए उन प्राइसेस को अपडेट करोगे यहां पे। तो टेबल्स में एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, जैसे कि राइट नाउ, अभी के अभी इस टेबल में क्या क्या वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को, ये सारी वैल्यूज को एक साथ बोलते हैं डेटाबेस का इंस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस। कि अभी करंटली डेटाबेस का इंस्टेंस क्या है, तो ये सारी वैल्यूज जो यहां पे रखी हुई हैं वो है इसका इंस्टेंस। हो सकता है थोड़ी देर बाद कुछ इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन की वजह से ये इंस्टेंस बदले, ऑफ कोर्स बदलेगा। तो यही देखो लिखा है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ रही हैं चीजें। देखो बहुत एनर्जी लगती है आप लोगों को, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने में बहुत एनर्जी लगती है, और आप लोगों को इसको समझ के कंज्यूम करके याद रखने में उससे भी ज्यादा एनर्जी लगती है ना? तो ये जो एनर्जी है दोनों एक दूसरे की हाई रखते हैं। आप लोग बात करते रहो, यस नो बोलते रहो, मैं भी समझाते रहूंगा, दोनों एक दूसरे की हाई एनर्जी मेंटेन करके रखेंगे। दोनों का फायदा, मेरा फायदा कि मेरे को खुशी मिल रही है आपको पढ़ा के, और दूसरा आपका फायदा है आपको खुशी मिल रही है पढ़ के। सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो, और यस नो बोलते रहो। चलो बेसिक बेसिक सी चीजें थी, अब बात करते हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस। डेटाबेस लैंग्वेज का मतलब क्या है? देखो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस डिफाइन की गई, ठीक है? इन डिफाइन की गई लैंग्वेजेस का मोटिव उस डेटाबेस पे काम करने का अलग अलग था। मोटिव का मतलब कि वो लैंग्वेज क्या करना चाहती है डेटाबेस पे। अगर वो डेटाबेस की डिजाइन में चेंज करना चाहती है, डिजाइन मतलब कि इस टेबल में पहले एक कॉलम था, यहां पे डिस्काउंट का, वो हटा दो, इस पर्टिकुलर डेटाबेस की टेबल में एक नया कॉलम लगा दो। तो अगर टेबल की स्कीमा में कोई चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस टेबल की स्कीमा पे या डेटाबेस की स्कीमा पे जो चेंजेस होंगे वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के थ्रू होंगे, जिसे हम बोलते हैं डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो अगर टेबल में आपने कोई कॉलम नया ऐड कर दिया या कॉलम रिमूव कर दिया, है ना, कोई भी स्कीमा से चेंजेस या स्कीमा से रिलेटेड चेंजेस करने हैं तो उसके लिए जो लैंग्वेज लगेगी, उसको अपडेट करने के लिए जो लैंग्वेज लगेगी उसे हम बोलते हैं डीडीएल। और अगर डेटाबेस के अंदर जो वैल्यूज रखी हुई हैं, वैल्यूज मतलब ये सारी इंस्टेंस जो है, उस इंस्टेंस पे काम करने के लिए अगर हमें कोई लैंग्वेज चाहिए तो उस लैंग्वेज को हम बोलेंगे डीएमएल। Doing great job, completed your COA playlist. Thank you so much. Now I would like to have an expectation that you also do the great job using this knowledge. Have a great career ahead. फिर आपकी जो भी पहली सैलरी आएगी उसका 5% कमीशन मेरा, ठीक है? चलो वापस आते हैं इधर, जोक्स अपार्ट, नहीं चाहिए पैसा मेरे को, आप खाली अच्छा कुछ कर जाओ और कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनली या फिर सोशल मीडिया पे टैग करके और मैसेज कर दो कि सर ऐसा हो गया है, आई एम हैप्पी एंड यू हैव प्लेड अ गुड पार्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, आई विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है? चलो, तो डीडीएल क्या करता है? डीडीएल उस लैंग्वेज का वो पार्ट है जो स्कीमा पे काम करता है, और डीएमएल वो पार्ट है जो स्कीमा मतलब टेबल्स या डेटाबेस के अंदर जो वैल्यूज रखी हैं उस पे काम करता है। मतलब वैल्यूज को अगर इंसर्शन कराना है, नया वैल्यू इंसर्ट कराना है तो डीएमएल लगेगा। अगर किसी वैल्यू को अपडेट कराना है ये वाली को तो डीएमएल लगेगा। अगर कोई डिलीट कराना है तो डीएमएल लगेगा। कोई भी वैल्यू पे कोई आपको सर्च करना है या एक स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लेके आनी है तो डीएमएल लगेगा। मतलब अल्टीमेटली याद रखिए कि टेबल की जो डिजाइन है उस डिजाइन पे,
टेबल का जो बेस डिजाइन है उस डिजाइन पे अगर आपको काम करना है तो आपको डीडीएल लैंग्वेज लगेंगी, और अगर वैल्यूज पे काम करना है तो डीएमएल लैंग्वेज लगेंगी। अब डीएमएल लैंग्वेजेस जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोसीजरल और एक होती है नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल क्या होती है? प्रोसीजरल होती है कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस रिक्वायर अ यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डेटा नीडेड एंड हाउ टू गेट दोज डेटा। मतलब ये प्रोसीजरल लैंग्वेज पहले तो बताएंगी कि इस टेबल से मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और किस तरीके से करना है, वो तरीका भी बताया जाएगा कि ये डेटा इस तरीके से उठा के और यहां देखे दिखाओ मुझे। लेट्स से इस पर्टिकुलर पूरे शर्ट्स वाले पूरी टेबल में से वो सारी शर्ट्स उठा के लाओ जो कि ब्रांड XYZ की है, साइज स्मॉल की है और जिनकी कीमत 5,000 रुपए से कम की है, या लेट्स से 2,000 रुपए से कम हो। अच्छा, आपके बजट में आते 1,000 रुपए से कम की है, ठीक है, ओके, बजट ठीक है। तो ऐसा अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी शर्ट्स जो XYZ ब्रांड की हैं, साइज स्मॉल हो और 1000 के अंडर अंडर उनकी कीमत हो। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने बताया कि कौन सा डेटा चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक डीएमएल लैंग्वेज में कुछ तो बताना पड़ेगा। फिर यह भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो डेटा मुझे आया है वो कैसे आना है, किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आना है। अगर वो बताया कि किस फॉर्मेट में आना है, किस तरीके से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो आएगा प्रोसीजरल। नॉन प्रोसीजरल में बस डिफरेंस इतना है कि क्या डेटा एक्सट्रैक्ट करना है बस वो बताओ, कैसे ये मत बताओ। वो ऑटोमेटिकली आपकी डीएमएल लैंग्वेज जो है वो डिसाइड करेगी कि कैसे उसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डिक्लेरेटिव या नॉन प्रोसीजरल डीएमएल्स होती हैं, ये डीएमएल जो नॉन डिक्लेरेटिव या फिर नॉन प्रोसीजरल या डिक्लेरेटिव डीएमएल्स होती हैं वो क्या बोलती हैं? ये बोलती है कि यूजर सिर्फ स्पेसिफाई करेगा कि क्या डेटा चाहिए, बट ये स्पेसिफाई नहीं करेगा कि कैसे वो डेटा चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? नहीं लिखा है तो आपका जो एसक्यूएल होता है ना, वो एसक्यूएल नॉन प्रोसीजरल या डिक्लेरेटिव डीएमएल टाइप का होता है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्वेरी लिख के ये बताते हो कि कौन सा डेटा चाहिए, किस तरीके से चाहिए, ये नहीं बताते हो। ऑटोमेटिकली जो आपका क्वेरी प्रोसेसर होता है वो एक्सट्रैक्ट करके और आपको उस अपने तरीके से फॉर्मेट बना के और आपको डेटा डिस्प्ले करा देता है, डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे देता है कि ये लो भैया, तुमने ये मांगा था, हमने दे दिया, हमारे हिसाब से अरेंज कर दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अंडरस्टूड। चल, अब डेटाबेस को यूज करने वाले यूजर्स बहुत होते हैं, आप लोग भी यूज कर रहे हो, इनफैक्ट आप लोगों को पता भी नहीं होगा और यूज कर रहे हो। मेरे फादर को डेटाबेस वर्ड पता भी नहीं है, बट ही इज ऑल्सो यूजिंग, एंड देयर आर सो मेनी कंप्यूटर सिस्टम्स और मोबाइल फोन यूजर्स आर यूजिंग द डेटाबेस, पर उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एज computer scientist we have done a great job, we means our community had done a great job to give them only that much of access जो उन्हें चाहिए उस तरीके से दे रखा है जिस तरीके से उन्हें चाहिए या समझ में आ जाए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डेटा उठ के कहां से आ रहा है, तुमने टेबल में रखा कि फाइल में रखा, कोई मतलब नहीं। उनको डेटा चाहिए, दे दो, काम खत्म। उन्होंने तो बटन पे क्लिक कर दिया, सब कुछ दिख जाना चाहिए, दैट्स इट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के यूजर्स होते हैं जो डेटाबेस को यूज करते हैं। सबसे पहले नाइव यूजर्स, जो डेटाबेस के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाते हैं, कोई वेबसाइट या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चला के, और वो बैकग्राउंड में डेटाबेस को एक्सेस करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं है, कोई भनक तक नहीं है, इल्म भी नहीं है उन्हें कि वो डेटाबेस यूज कर रहे हैं। जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं जो डेटाबेस एक्सेस करते हैं बैकग्राउंड में, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिल पाए, लेट्स से किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की या किसी भी इस टाइप की चीजों की, जैसे पेमेंट वेबसाइट्स हैं, ऐसी ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे डेटाबेस बैकग्राउंड में यूज होता है, पर उनको कोई आइडिया नहीं, दे डोंट हैव एनी आइडिया एट ऑल, दे डोंट हैव एनी आइडिया एट ऑल, ठीक है ना। चलो, तो क्या होगा, डेटाबेस यूजर, नाइव यूजर्स कौन है? जो ये बताते हैं कि, या जो वो होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि डेटाबेस एक्चुअली है क्या। वो बस यूज करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को, और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के बैकग्राउंड में डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं बिना कुछ जाने।
फिर आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो जो एप्लीकेशन लिखते हैं और ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं उस एप्लीकेशन प्रोग्राम में जिसके थ्रू बैकग्राउंड में डेटाबेस एक्सेस हो जाता है। सो द प्रोग्रामर्स हु आर राइटिंग द एप्लीकेशंस, जो कि नाइव यूजर्स यूज कर रहे हैं, वो प्रोग्रामर कुछ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स लिख के और डेटाबेस को बैकग्राउंड में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और उन सारे यूजर्स को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। फिर आते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मेरी वाइफ भी काम करती हैं ऑरेकल में ही, डेटाबेस सिस्टम में। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स क्या होते हैं? ये यूजर्स डेटाबेस को एक्सेस जरूर करते हैं बट एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख के नहीं, क्वेरीज लिख के। क्या लिख के? क्वेरीज लिख के। तो अगर कोई ऐसा प्रोग्रामर या ऐसा एक डेटाबेस यूजर है जो क्वेरीज लिखता है, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड स्टेटमेंट लिखता है और उस स्टेटमेंट को लिख के और डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर। ये दोनों अनसोफिस्टिकेटेड थे। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड यूजर। स्पेशलाइज्ड यूजर वो होते हैं जो कि ये डेटाबेस टूल डिजाइन करते हैं, मतलब कि एक ऐसी आर्किटेक्ट्स की टीम जो ओरेकल में काम कर रही है और एक नए डेटाबेस वर्जन बना रही है। मतलब जो डेटाबेस डिजाइन करता है, जो डेटाबेस का टूल बनाता है, डीबीएमएस जो टूल है वो टूल बनाना। अच्छा आप बताओ, अभी आप कौन सा वाला डीबीएमएस टूल यूज कर रहे हो? अगर आप बाई चांस यूज कर रहे हो कोई डीबीएमएस टूल, ओरेकल का ही या किसी और पर्टिकुलर कंपनी का, आईबीएम या किसी और का, तो कौन सा यूज कर रहे हो अभी? कोई तो टूल यूज कर रहे हो ना। अब वो डेटाबेस का टूल बनाया किसने? ऐसे स्पेशलाइज्ड यूजर्स ने। तो स्पेशलाइज्ड यूजर वो है जो डेटाबेस बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। जहां जिस भी कंपनी में डेटाबेस यूज होता है उस कंपनी में एक डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसको हम बोलते हैं डीबीए। ये एक बहुत हाई क्लास पोस्ट होती है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस को मेंटेन करना है ना, फिर पीरियोडिक मेंटेनेंस चलाना, ठीक है, फिर क्लीन अप प्रोसीजर चलाना, उस डेटाबेस में सिक्योरिटी मेथड्स डिफाइन करना, है ना, प्रोटेक्शन और ऑथेंटिकेशन डिफाइन करना, ऑथराइजेशन डिफाइन करना, ये सारे काम होते हैं इस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है एक ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे बैकग्राउंड में डेटाबेस यूज होता है बहुत हाई लेवल का, है ना। जब मैं अपने कॉलेज में था तब जिन जिन लोगों को डीबीएमएस बहुत पसंद हुआ करता था वो सारे के सारे लोग चाहते थे कि उन्हें डीबीए बनना है एक दिन जाके, क्योंकि ये बड़ा फैसिनेटिंग वर्क होता था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे हाई लेवल की जॉब। फिर ओरेकल के कुछ आर्किटेक्ट्स आए और वर्जन 16+ में उन्होंने क्या बोला कि डीबीए की जॉब खत्म। मतलब हमने हमारा ऐसा डेटाबेस बनाया जो ऑटोनोमस डेटाबेस है और इस डेटाबेस में डीबीए के लिए एक पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ऐसे प्रोग्राम्स लिख दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कि वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली डेटाबेस को मैनेज कर लेंगी खुद से ही। तो वो जॉब खत्म हो गई। बट ये ओरेकल के 16+ के जो वर्जन है उन्हीं में ही मिलेगा। आई डोंट थिंक सो कि वो वर्जन आप तक पहुंचे भी होंगे अभी तक। डेफिनेटली इतनी आसानी से नहीं पहुंचेंगे क्योंकि वो बहुत हाई वैल्यूड होते हैं। तो ओरेकल या और भी दूसरी कंपनीज भी डेफिनेटली ओरेकल डेटाबेस बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं कि इस डीबीए का काम ही खा गए। वो क्या करें साहब, ऐसा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेटा का व्यू। ये डेटा का व्यू क्या होता है? डेटा का व्यू जो होता है वो होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि ये एक पर्टिकुलर डेटा जो डेटाबेस में रखा हुआ है उसके 3 अलग अलग व्यू होते हैं, 3 अलग अलग तरीके से। ये क्या होते हैं बताता हूं। जैसे कि आप एक डेटाबेस डिजाइन करते हो, आपने इस डेटाबेस का डिजाइन करने में अलग अलग डेटा की टेबल्स बनाई, है ना, बहुत सारी अलग अलग टेबल्स बना ली, एक टी शर्ट की, एक शर्ट की, एक जीन्स की, एक ट्राउजर की, और इस तरीके से आपने बहुत सारी अलग अलग टेबल्स बना ली। ये जब आप टेबल्स बनाते हो किसी टूल को यूज करके डेटाबेस के अंदर, तो ये जो टेबल्स हैं ये है एक लॉजिकल व्यू।
जिसने डिजाइन की है, लाइक अगर मैंने डिजाइन की है तो ये है मेरा लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा। मुझे दिखेगा कि हाँ ये वाली टेबल्स मैंने बनाई है। अब ये जब टेबल्स मैंने बना दी, अब ये टेबल्स कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जाके स्टोर होंगी और उनकी टेबल्स की बहुत सारी जो एंट्रीज रहेंगी वो भी स्टोर होंगी। तो ये जो एंट्रीज स्टोर रहेंगी डेटाबेस के अंदर, वो कहीं ना कहीं तो डिस्क पे जाके स्टोर रहेंगी। कहां पे? ये डिस्क में कहां स्टोर रहेंगी? आपको कोई आइडिया नहीं, आपको कोई आइडिया नहीं। मतलब जब आपने ये डिजाइन बनाई, ये टेबल की डिजाइन बनाई, आपने टेबल्स बना दिए इतने सारे अलग 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 अलग, इसको बोलते हैं लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा और लॉजिकल लेवल ऑफ द डेटा। लॉजिकल लेवल ऑफ डेटा मतलब जितनी भी टेबल्स की डिजाइन है वो सारी आपने बना दी। हर एक टेबल की अलग अलग डिजाइन, उसमें ढेर सारा डेटा, सब कुछ बना दिया और आपने इनको अगर स्टोर करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं डिस्क में जाके स्टोर होंगी। आपको कोई पता नहीं कि डिस्क में कहां है, ये आपको कोई आइडिया नहीं है डिस्क में कहां है, बट है आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन को। हां, आपके दिमाग में है कि वो किस फॉर्मेट में ये टेबल्स है, हां, पर ये एज इट इज टेबल की टेबल डिस्क पे थोड़ी स्टोर होती है, ये कुछ अलग तरीके से स्टोर होती है। कैसे? कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो फिर कैसे स्टोर होगी? वो फिजिकल लेवल ऑफ डेटा रहेगा। फिजिकल लेवल ऑफ डेटा क्या है कि ये डिस्क पे ये वाली टेबल्स जो हैं वो कैसे स्टोर होंगी, ये टेबल के अंदर की इतनी सारी एंट्रीज किस तरीके से स्टोर हो रही हैं, वो है फिजिकल लेवल। एज ए लॉजिकल लेवल आपको क्या दिखेगा? बस ये सारी टेबल्स क्या दिखेंगी? ये सारी टेबल्स। तो डिस्क पे टेबल स्टोर है, लॉजिकल लेवल को नहीं पता कि किस तरीके से, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डेटाबेस का कनेक्शन है जो इस लॉजिकल लेवल से फिजिकल लेवल को कनेक्ट करता है। बट इस लॉजिकल लेवल वाले को कोई आइडिया नहीं है कि फिजिकल लेवल पे ये डिस्क पे एक्चुअल में डेटा स्टोर कैसे हुआ। कैन यू प्लीज कंफर्म नाउ? एम आई लाइव? चलो ओके, वापस आते हैं। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये जो है, ये जो आपके पास क्या है, लॉजिकल व्यू है। इस लॉजिकल व्यू में या लॉजिकल लेवल पे आपको एज इन ऑनर जो डेटाबेस बनाता है उसे सारी टेबल्स, सारी इंफॉर्मेशन दिखती है, समझ में आते कि ये सारी इंफॉर्मेशन है। उससे फिजिकल लेवल जो है हिडन है, उसको नहीं पता कि स्टोर कहां हुआ है, डिस्क पे स्टोर कहां हुआ है ये नहीं पता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा फिजिकल लेवल जहां पे स्टोरेज है, बट स्टोरेज कैसे है, क्यों है, किस तरीके से है उसे नहीं पता, उसे सिर्फ टेबल्स पता है। अब व्यू लेवल क्या होता है? व्यू लेवल जो होता है एक छोटा सा पार्ट ऑफ डेटाबेस का लॉजिकल लेवल जो कि यूजर को दिखता है कि यूजर को चाहिए इतना दिखाना है, इतना ही दिखाना है ना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं मैं। एक एग्जांपल है कि अगर बाय चांस आपके पास एक बैंक है, इस बैंक के एक पर्टिकुलर डेटाबेस में ढेर सारी इंफॉर्मेशन है कि किस किस कस्टमर का क्या क्या टाइप का अकाउंट है और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन या क्या क्या अमाउंट है। इस पूरी इंफॉर्मेशन को बैंक का मैनेजर देख सकता है पूरा। जी हां, बैंक मैनेजर कैन सी कि किस पर्टिकुलर कस्टमर का कितना कितना अकाउंट में कितना कितना अमाउंट है। बट एक यूजर जो नॉर्मल यूजर है वो क्या देख सकता है कि वो अगर अपना बैंक अकाउंट डालेगा तो सिर्फ अपनी ही इंफॉर्मेशन देख पाएगा। तो हर एक यूजर के लिए, टाइप ऑफ यूजर के लिए अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके मिलेगी। अब इस मैनेजर को सिर्फ इसी ब्रांच की इंफॉर्मेशन मिलेगी, दूसरे ब्रांच में क्या चल रहा है नहीं पता। उस ब्रांच के मैनेजर को इस ब्रांच की इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसकी नहीं। और अगर ऐसा बैंक है जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, तो वर्ल्ड वाइड इतने सारे ढेर सारे कस्टमर, ढेर सारी ब्रांचेस हैं, सब कस्टमर्स का सारा डेटा जो डेटाबेस में रहेगा वो हर एक यूजर को तो नहीं दिखेगा, नहीं। तो व्यू क्या होता है? व्यू लेवल वो होता है जो किसी एक डेटाबेस यूजर को दिखता है एक्चुअल में जब वो यूज कर रहा है तब। तो उसे यूज कैसे करेगा, या जो उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को, वो उसे व्यू में दिखेगा। तो ये 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है डेटा का। ये 3 लेवल ऑफ जो एब्स्ट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं वो है, सबसे पहले तो फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल वो लेवल होता है जहां पे डेटाबेस एक्चुअल में टेबल पे स्टोर रहता है, एक्चुअल में डिस्क पे स्टोर रहता है।
उस फिजिकल लेवल के टॉप पे आता है लॉजिकल लेवल, जो टेबल की डिजाइन और ये लॉजिकली आपने बनाई थी, ओनर ने बनाई थी, डेटाबेस मैनेज करने वाले बंदे ने बनाई थी, वो लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल वाले को नहीं पता है कि फिजिकल लेवल में क्या कैसे डेटा स्टोर हुआ है। फिर इस लॉजिकल लेवल से मल्टीपल छोटे छोटे व्यूज बनते हैं, ताकि जो यूजर है इस डेटाबेस का, यूजर एक्चुअल एंड यूजर, उसको छोटे छोटे इंफॉर्मेशन दिख पाए। उसे क्या बोलेंगे? व्यू लेवल। तो ये व्यू लेवल वाले को नहीं पता है कि डेटाबेस में और क्या है। अगर आप साड़ी देख रहे हो तो साड़ी ही दिखेंगी आपको, बैकग्राउंड में ये नहीं पता चलेगा कि जीन्स और कौन सी हैं या है भी कि नहीं है, नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको व्यू करने की कोशिश नहीं करो। तो एक छोटा सा पार्ट व्यू मिलेगा, छोटा सा पार्ट ऑफ डेटाबेस व्यू मिलेगा, और इस व्यू लेवल वालों को पूरा एक साथ पूरा का पूरा लॉजिकल लेवल नहीं दिखता है। फिर बात आती है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर की या सिस्टम स्ट्रक्चर की। तो डेटाबेस का जो एक सिस्टम बनता है, उस सिस्टम में क्या होता है? आपने एक कमांड दी कि मुझे ये टाइप का डेटा डेटाबेस से एक्सेस करना है। ये कमांड सबसे पहले क्वेरी प्रोसेसर के पास जाती है। ये क्वेरी प्रोसेसर प्रोसेस करता है कि ये जो कमांड या क्वेरी आई है ये किस टाइप की है, क्या क्या इसे इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में चाहिए। फिर ये प्रोसेसर जो है, क्वेरी प्रोसेसर, इस टाइप से कमांड को आगे भेजता है स्टोरेज मैनेजर के पास में, कि स्टोरेज मैनेजर उस पर्टिकुलर कमांड के अगेंस्ट जितना कंटेंट है या जो भी कंटेंट एक्सेस करना है, उस कंटेंट को स्टोरेज से एक्सेस कर पाए। देखो ये दोनों का एक्चुअली यूज क्या है बताता हूं, मैं बताता हूं थोड़ी देर में, 1 मिनट में बताता हूं। आपको इतना तो पता है कि डेटाबेस स्टोर रहेगा हार्ड डिस्क पे, और किसी एंटरप्राइज का अगर आप डेटाबेस देखो तो वो टेराबाइट्स में होता है, बहुत बड़ा डेटाबेस। प्रोसेसिंग किसी डेटा पे होती है मेन मेमोरी के अंदर। तो जब भी आप किसी डेटा पे प्रोसेस करने की कोशिश करते हो तो डिस्क से डेटा आता है कहां पे? मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, और वहां पे होती है प्रोसेस। अब क्या आप पूरा डेटाबेस उठा के लाओगे? नहीं। क्या पूरा एक टेबल उठा के लाओगे? नहीं। कुछ ही डेटा जिस पे आपको काम करना है वही लेके आओ, पर इस तरीके से लेके आओ कि रैम में कम से कम स्पेस में आपका काम हो जाए और जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग हो जाए। रैम और डिस्क के बीच में डेटा ट्रांसफर जो है वो कम से कम डेटा का ट्रांसफर हो। क्यों? क्योंकि आपको यह आइडिया होना चाहिए कि डिस्क के एक्सेस में बहुत टाइम लगता है। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द डिस्क। और अगर डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर बहुत ज्यादा लगा तो उससे क्या होगा? उससे आपका जो क्वेरी का प्रोसेसिंग टाइम है या आपकी कमांड की जो प्रोसेसिंग टाइम है, आपके एप्लीकेशन की रनिंग टाइम है, वो बढ़ जाएगी। परफॉर्मेंस लो मतलब यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा आपके लिए। तो होता क्या है? सबसे पहले जब आपने कमांड लिखी तो ये क्वेरी प्रोसेसर उस कमांड को इस तरीके से प्रोसेस कराता है ताकि स्टोरेज मैनेजर के पास में वही कमांड जाए कि मुझे इतना ही डेटा इस फॉर्मेट में आप इस तरीके से दो, ताकि स्टोरेज मैनेजर क्या करे? स्टोरेज मैनेजर जितना रिक्वायर्ड डेटा है उतना ही रिक्वायर्ड डेटा मेन मेमोरी में भेजे और फिर उसको प्रोसेस करा जाए। तो स्टोरेज मैनेजर क्या करता है? स्टोरेज मैनेजर स्टोरेज से रिलेटेड काम करता है कि जो क्वेरी का या जो कमांड का मेरे पास में रिक्वेस्ट आया है, उस कमांड के हिसाब से जो डेटा डेटाबेस से, डिस्क से या स्टोरेज से मुझे एक्सेस करना है वो मैं कर पाऊं। कौन करेगा? स्टोरेज मैनेजर। क्वेरी प्रोसेसर क्या करेगा? जो कमांड आई है एक एप्लीकेशन से या यूजर से कि मुझे ये डेटा इस फॉर्मेट में एक्सेस करना है, उसको प्रोसेस करके और स्टोरेज मैनेजर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि इस तरीके से ये कंटेंट मुझे एक्सेस करके दो। यहां पे एक ऑप्टिमाइजेशन करके एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। अगर वो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन होती है तो स्टोरेज मैनेजर के पास में कमांड बड़ी स्पेसिफिक तरीके से जाएंगी ताकि स्टोरेज मैनेजर का काम आसान हो जाए और डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में डेटा मूवमेंट कम से कम हो, सिस्टम का परफॉर्मेंस इंप्रूव रहेगा। यस, डेटाबेस अगर नेटवर्क पे यूज होता है तो एक 2 टियर 3 टियर आर्किटेक्चर होता है। ये सेमेस्टर एग्जाम में कहीं कहीं काम आ जाता है, बाकी गेट वेट में उतना कहीं खास देखा नहीं गया। 2 टियर आर्किटेक्चर होता है कि यूजर अपनी एप्लीकेशन के थ्रू क्या करता है? कमांड देता है। वो डायरेक्टली कमांड डेटाबेस सिस्टम के पास जाती है थ्रू नेटवर्क और वो
टू टीयर आर्किटेक्चर होता है। थ्री टीयर आर्किटेक्चर क्या करता है, यूजर जो है एप्लीकेशन की एक क्लाइंट प्रोसेस अपने एंड पे चलाता है, नेटवर्क के थ्रू ये एप्लीकेशन की सर्वर प्रोसेस से कनेक्टेड रहता है और वो सर्वर प्रोसेस बैकग्राउंड में डेटाबेस सिस्टम से कनेक्ट करती है। तो आप चाहें तो सर्वर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के थ्रू इस तरीके से भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं। चलो अभी एक 10 मिनट में 12:30 का सेशन था, पर मैं 12:30 पीएम से स्टार्ट करूंगा इसको। एक 12:30 पीएम पे एक सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, एक नए एजुकेटर एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं उसके लॉन्च के बारे में। और आज 5:30 पीएम क्लास है, जी हाँ 5:30 पीएम डीबीएमएस की ही क्लास है। और इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे डीबीएमएस डिजाइन होता है। तो अब हम थ्योरी जो बेसिक पार्ट था वो खत्म हो गया है, अब हम थोड़ा मेन स्ट्रीम की तरफ जाएंगे। मेन स्ट्रीम मतलब एक्चुअल में डेटाबेस के डिजाइनिंग की तरफ। तो एक एक करके टॉपिक्स को हम टिक मार्क करते जाएंगे। तो यहां से स्टार्ट होगा हमारा डिजाइनिंग डेटाबेस। डिजाइनिंग डेटाबेस में हम सबसे पहले जाएंगे ईआर डायग्राम की तरफ, फिर वहां से जाएंगे आरडीबीएमएस की तरफ। आरडीबीएमएस में हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, लाइक टेबल्स, रिलेशंस, फिर नॉर्मलाइजेशन, स्कीमा रिफाइनमेंट से रिलेटेड, फिर नॉर्मलाइजेशन के आगे हमारे पास में और भी दूसरे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आएगा। फिर ओके फाइन। सो आप में से कोई भी अगर चाहता है कि उसे अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये कोड यूज कर लीजिए VDEEP10 और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। आप लोगों से मिलते हैं वापस से अगले सेशन में 10 मिनट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग। लाइक नहीं किया सेशन को तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के बीच ये सेशंस को। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग नोट्स बनाते रहिए इन सेशंस को देख के, ताकि आप लोगों को आगे जाके नोट्स की तकलीफ ना हो। See you again in the next session. Thank you.